नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बजट 2026-27 और बजट की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। तो सबसे पहला प्रश्न निकल के आता है, भारत का सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन जो एक अंग्रेज थे, उन्होंने 1860 में ब्रिटिश काल के दौरान भारत का पहला बजट जो है वो पेश किया था। और जो ये वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थे उसके वित्त सदस्य जेम्स विल्सन थे उस टाइम। सेकंड जो प्रश्न निकल के आता है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आर के शनमुखम चेट्टी जी, इन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। और इसकी जो ट्रिक है वो देखो, आज़ादी का जो चेक था वो चेट्टी जी से 1947 में मिला। तो ये ट्रिक के साथ इस प्रश्न को याद कर लेना, आर के शनमुखम चेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला प्रश्न, भारत में बजट प्रस्तुत करने का समय 5 PM से 11 AM। आपको पता होगा पहले 5 बजे बजट पेश किया जाता था ब्रिटिश काल के दौरान। तो 92 साल पुरानी इस परंपरा को 1999 में बदल दिया गया था। किसने बदला था? यशवंत सिन्हा जी ने। अगला जो प्रश्न है, रेलवे बजट को जनरल बजट में कब मिलाया गया? तो 2017 से पहले रेलवे और जनरल बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 के बाद जो देबरॉय सब कमेटी थी, देबरॉय कमेटी का नाम याद कर लेना, देबरॉय कमेटी की सिफारिश पे 2017 से रेलवे बजट और आम बजट को दोनों को मर्ज कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एसएससी के पर्सपेक्टिव से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आर्टिकल से, कि संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है वो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से संबंधित है? तो आर्टिकल 112 जो है वो बजट से संबंधित है। और एक ट्रिक क्वेश्चन बनता है कि संविधान में बजट शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। तो इस लाइन को याद कर लेना और इस आर्टिकल को भी याद रखना। अगला जो प्रश्न है, भारत में बजट किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? तो डेफिनेटली वित्त मंत्रालय बजट को तैयार करता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है वित्त मंत्रालय का, वो इस बजट को मेनली तैयार करता है और वित्त मंत्रालय इसको प्रस्तुत करता है। अगला जो प्रश्न है, मनी बिल कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? जो मनी बिल है दोस्तों वो आर्टिकल 110, ये 112 नहीं है, आर्टिकल 110 से संबंधित है। और जो कोई भी बिल अगर मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। तो नोट कर लेना, ऑप्शन जो ए है आर्टिकल 110 ये मनी बिल से संबंधित है। अगला प्रश्न जो बनता है, फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फाइनेंस कमीशन का उल्लेख डेफिनेटली आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किया गया है। और प्रेसिडेंट जो है वो हर 5 साल में जो फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करता है। और इसकी जो ट्रिक है, 280 रुपये में फाइनेंस करवाया, तो इसका मतलब है 280 जो आर्टिकल है वो फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न निकल के आता है, बजट 2026-23 का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बजट 2026-23 का मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत विद इंक्लूजन, सबका साथ सबका विकास मॉडल जो है वो 2026 का जो बजट है उसके ऊपर निर्धारित है। और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना इसका दूरदर्शिता का संकल्प है। अगला प्रश्न है, बजट 2026-23 में भारत किस समिट की मेजबानी करेगा? तो ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा 2026-23 के बजट से। पर्यावरण संरक्षण में भारत की वैश्विक लीडरशिप का ये प्रमाण बनता है। अगला जो प्रश्न निकल के आता है, बजट 2026-23 को किस थीम से जोड़ा गया? युवा शक्ति के ऊपर फोकस किया गया है 2026-23 का सारा बजट। और रोजगार, स्किलिंग और युवाओं के लिए अवसर सृजन करने पर इसमें बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है। अगला जो प्रश्न निकल के आता है कि 2026-23 के बजट में फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कितना अनुमानित है? तो 4.3% अनुमानित है। आपको पता होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। जो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अगर सरकार 100 रुपये कमाती है और 104 रुपये खर्च कर रही है, तो ये जो 4 रुपये है ये फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, यानी कि ये राजकोषीय घाटा है। अगला जो प्रश्न निकल के आता है, 2030 तक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना रखने का जो प्लान है देश का? तो 50 ± 1%, ये जो है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का लक्ष्य है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना होता है कि आपकी जीडीपी कितनी है और उस आपके ऊपर कर्जा कितना है। सोचिए, अगर आपकी 100 रुपये जीडीपी है और आपके ऊपर 50 रुपये कर्जा है, तो आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हो गया 50%। इसको याद कर लेना। अगला जो प्रश्न है, 16 जो फाइनेंस कमीशन है ने वर्टिकल डिवोल्यूशन शेयर कितना बनाए रखने की सिफारिश की है? तो 41% सिफारिश करने की गई है। जो 16वां जो फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष अरविंद
पनागारिया जी थे, इन्होंने 41% टैक्स हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है 41%, ये टर्म याद कर लेना। वर्टिकल डिवोल्यूशन शेयर जहाँ भी दिखे उधर 41% आपको करना है। अब बात करेंगे दोस्तों बैलेंस शीट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रुपी कम फ्रॉम, सबसे बड़ा हिस्सा जो बजट होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है रुपी कम फ्रॉम, ये पैसा कहाँ से आ रहा है देश के पास। जैसे आपका घर का बजट है तो आपको इससे देखना है कि आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, सैलरी से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसको कहते हैं रुपी कम फ्रॉम। रुपी गो आउट, वही रुपी जा कहाँ रहा है, जो आपके एक्सपेंसेस है, जैसे खाने पीने के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो बजट बनता है, उसके दो महत्वपूर्ण ये पार्ट होते हैं, पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ से रहा है। तो रुपी कम फ्रॉम जो इंडिया सरकार के पास है वो बोरोइंग एंड लायबिलिटी, यानी कि सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत जो है वो बाजार से लिया गया उधार है। तो रुपी जाता कहाँ है, तो वो है इंटरेस्ट पेमेंट में। तो बजट का जो मेन जो पार्ट है, पैसा आता उधार से है, जाता ब्याज चुकाने में है। तो क्योंकि सरकार का सबसे ज्यादा उधार लेती है, इसलिए खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा भी उसका ब्याज चुकाने के लिए जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि 2026-27 में इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित है। तो 17.1 लाख करोड़ रुपए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर अनुमानित है। पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स का वह पैसा है जो नए हाईवे, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा किया जाता है। 2026-27 के कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना अनुमानित है, तो 41.3 लाख करोड़ रुपए कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनुमानित है। जो राजस्व व्यय हो गया रेवेक्स में, जिसमें वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ये जो भी हो गया, जो सरकार का जो खर्चा हो गया सरकार को चलाने के लिए, वो 41.3 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय करना अनुमानित है। और बात की जाए कि बजट की सबसे ज़्यादा राशि जो एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम में है तो किसको मिली है, तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा राशि मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है बजट के अंदर। तो ये जो टर्म्स है 17.1 लाख करोड़, 41 लाख करोड़ और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये नोट डाउन कर लेना, ये पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए एमएसएमई की। एमएसएमई आपको पता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म है। तो एमएसएमई की ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ रुपए सरकार खर्चा करने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन निकल के आता है। और अगला जो ट्रेड्स जो प्लेटफॉर्म है ये किससे संबंधित है, तो एमएसएमई का जो भुगतान है, जो TREDS ये जो प्लेटफॉर्म है, जो एमएसएमई का जितना भी व्यय होगा उसका भुगतान का जो भी काम होगा वो एमएसएमई भुगतान के लिए ट्रेड्स जो प्लेटफॉर्म है उससे संबंधित रहेगा। जो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए सरकार ने कितने करोड़ का टॉपअप किया है, तो 2,000 करोड़ रुपए का टॉपअप किया है। सेल्फ रिटायर यानी कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर सेल्फ रिलायंट इंडिया के जो फंड है उसके अंदर 2,000 करोड़ रुपए का सरकार ने टॉपअप किया है। मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो कॉरपोरेट जो बॉन्ड है तो उससे मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क है वो संबंधित है। ये चारों पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है SASCI स्कीम के तहत राज्यों को कितने लाख करोड़ का समर्थन दिया जाएगा, तो 2 लाख करोड़ रुपए SASCI स्कीम के थ्रू सरकार जो राज्य सरकार है उनको दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे SASCI होता क्या है, तो SASCI है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो राज्य सरकार है उसको 50 साल तक बिना ब्याज का लोन दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस स्कीम के अंदर 2 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है, तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है बजट 2026-27 से प्रस्तावित है। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम का लक्ष्य 2047 तक कितना शिपिंग शेयर करना है, तो 12% जो शिपिंग शेयर है वो कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत 2047 तक किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का उद्देश्य क्या है, जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब यूथ के ऊपर फोकस करने वाले जो पर्सन है उसकी बात करेंगे। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब कितने स्कूल में स्थापित किए जाएंगे, तो 15,000 स्कूल में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक बच्चों के डिजिटल क्रिएटर बनाने के लिए, इसके लिए फोकस करने के लिए 15,000 स्कूलों में AVGC लैब स्थापित किए जाएंगे। सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड IT सर्विस के लिए कितने करोड़, 2,000 करोड़ रुपए। IT सेक्टर में टैक्स विवादों को कम करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर निवेश किया जाएगा। जो अगला प्रश्न है निमहैंस 2 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मानसिक स्वास्थ्य, जो युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य होता है इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दूसरा चरण स्टार्ट किया जाएगा। तो निमहैंस 2 मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, ये नोट डाउन कर लेना।
अगला प्रश्न निकल के आता है CCUS स्कीम का टोटल आउटले कितने करोड़ है। तो 20,000 करोड़ रुपए जो CCUS है, कार्बन कैप्चर का है। तो कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो टोटल आउटले है वो 20,000 करोड़ रुपए है। और एग्रीकल्चर का जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें से 1 या 2% SSC के अंदर पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है, फिशरीज वैल्यू चेन के लिए कितने रिजर्वियर विकसित किए जाएंगे। तो 500 जो रिजर्वियर है वो जो फिशरीज है उसके वैल्यू चेन के लिए किए जाएंगे। एग्री स्टैक पोर्टल, इसको AI सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, किसानों की फसल और मिट्टी के का जो डिजिटल डेटाबेस है अब AI से संचालित होगा। ये 3 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न निकल के आता है, बजट 2026-27 में कितने मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब बनाने का प्लान है। तो 5 वैल्यू टूरिज्म हब जो बनाने का प्लान है। तो भारत को दुनिया का अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है। विदेशी मरीजों को आकर्षित करने के लिए 5 हब बनेंगे। अगला जो प्रश्न है, बजट 2026-27 में कितने केयर गिवर्स को ट्रेन करने का प्लान है। तो 1.5 लाख जो केयर गिवर्स होते हैं, जो बुजुर्गों और बीमारों को देखभाल करने के लिए प्रोफेशनल्स की भारी मांग को पूरा करेंगे। ये जो 3 प्रश्न है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS कितना घटाकर किया गया है। तो 2% विदेशी यात्रा सस्ती की जाएगी। 2% तक जो TCS है वो घटाया गया है। तो ऐसे जो प्रश्न निकल के आते हैं वो IBPS का एग्ज़ाम और SSC दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एजुकेशन और मेडिकल पर्पज हेतु LRS और TCS कितना किया गया है। तो 2% जो LRS है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, विदेशी जो बच्चे हैं उनकी फीस अब 2% से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, कैंसर पेशेंट के लिए कितनी दवाओं पर BCD छूट दी गई है। तो 17 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी को है वो पूरी तरह हटा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 4.3% कर दिया गया है। जो फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, इसको राजस्व घाटा कहते हैं। अगर सरकार 100 रुपये कमाती है, 104 रुपये खर्च कर रही है, तो जो 4 रुपये है वो फिजिकल डेफिसिट है। डेप्ट टू GDP टारगेट जो है वो 50% किया जाएगा। 50 प्लस -1 किया जाएगा। और डेप्ट टू GDP होता क्या है, अगर आपकी GDP 100 रुपये है और कर्जा आपका 50 रुपये है, तो जो 50% है वो डेप्ट टू GDP रेशियो हो गया। अगला प्रश्न, कैपेक्स पूंजीगत व्यय कितना होगा। 17.1 लाख करोड़। ये जो हाईवे वगैरह जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है इसके लिए 17.1 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन है वो 41% होगा। अगला जो प्रश्न है, फाइनेंस कमीशन होता क्या है, 5 साल में प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करती है। बिगेस्ट एक्सपेंस किस में है, इंटरेस्ट पेमेंट में। और हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर 7, ये जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेडिकल टूरिज्म हब 5 बनाए जाएंगे, विदेशी जो मरीज हैं उनको आकर्षित करने के लिए। जो लाइफ सेविंग ड्रग है, जो कैंसर की ड्रग्स है, वो 17 ड्यूटी फ्री कर दी गई है। MSME जो ग्रोथ है वो 10,000 करोड़ रुपए इसको बढ़ा दिया गया है। जो SC/SCI स्कीम जो बिना ब्याज राज्य सरकार को लोन देती है केंद्र सरकार, उसका फंड को 2 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पे